हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, बेसिकली आज के इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं एलएलबी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। जो भी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, डी यू एल एल बी, वी एच यू एल एल बी या क्लैट या अदर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। सो इसमें मैं आपको पॉलिटी के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लें, क्योंकि जो टॉप 25 क्वेश्चन जो इन्हें बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि इसको मतलब हिंदी में भी मैंने टाइप किया है एंड इंग्लिश में भी टाइप किया है। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, एंड इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो हिंदी में समझ सकते हैं। तो बेसिकली टॉप 25 क्वेश्चन है ये जो बार बार रिपीटेड होते हैं आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। एंड किसी भी यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं आपसे, तो ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बीच में स्किप ना बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करते हैं आज की वीडियो को हम स्टार्ट। जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि द डिसीजन द इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी वाज टेकन बिकॉज। जो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जो आपका जो 26 जनवरी दिन जो लागू हुआ था संविधान में, वो क्यों मतलब लागू किया गया था, वो आपको कंडीशन बतानी है, एक रीजन बताना, कारण बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कांग्रेस सेलिब्रेटेड दिस डेट एंड इंडिपेंडेंस डे इन 1913, या क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन दिस डेट इन 1942 एंड यह एक शुभ दिन था, इट वाज ए अशिश डे, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो राइट डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो है कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड अब वहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंक्लूड्स मतलब भारतीय संविधान में शामिल है, तो इनमें से क्या शामिल है जो भारतीय संविधान में? आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स बताएं, पार्ट्स बताएं। इनमें से आपका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 लिस्ट। एंड इसी में ऑप्शन बी में दे रखा 71 आर्टिकल्स, 21 पार्ट्स। एंड सी में दे रखा 372 अनुच्छेद, 20 भाग या एवं 7 सूचियाँ। एंड 300 के अनुच्छेद, 23 भाग, 8 सूचियाँ। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। एंड जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंक्लूड है वो 395 आर्टिकल्स हैं, मतलब अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 लिस्ट मतलब सूचियाँ हैं, एक कॉन्करेंट लिस्ट। ये आपको बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, ये आपको आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड आपकी लिस्ट सूचियाँ, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आई थिंक बार बार मन इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में फंसता ही फंसता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अलग से अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान में है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट्स। तो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन है आपको, जो आपको दे रखे हैं 30 आर्टिकल्स ना, 300 आर्टिकल, 350 आर्टिकल्स, 400 आर्टिकल्स, 500 आर्टिकल्स। व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल्स हैं वो 350 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, हाँ ऑप्शन नहीं 40 है, 40 है। इसमें थोड़ा सा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके जो वो हैं, क्या कहते हैं, वो आर्टिकल्स 40 हैं समथिंग। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार रिपीटेड होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें पूछा है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी या यूनिवर्सल, या इसमें दे रखा धर्मनिरपेक्ष। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो एक्चुअली इसमें ये क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन होगा ये बड़ा थोड़ा सा, ये मैं इसको जूम
आउट कर लेता हूँ। पहले तो आपने ये समझ लिया समाजवादी, प्रजातंत्र, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो अब ये इसमें दे रखा है कि सभी शब्दों के विचार मतलब क्रम में लिखिए, तो ये आपको क्रम में देता नहीं, तो आपको क्रम मतलब किस टाइप की क्रम में है तो ये बताना। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपके मतलब आपके बनते ही बनते हैं, तो इसमें आपको क्रम से बनाना है। तो क्रम से कौन कौन से मैं बताऊँ। इसमें पहले तो हाँ सार्वभौम है, एंड उसके बाद आपका आता है, हाँ इतना थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा आपको जूम करके देखना होगा यहाँ पे। तो पहले जो आता है आपका वो आता है आपका सार्वभौम, ऑप्शन सी सार्वभौम। उसके बाद आता है समाजवादी, एंड उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आता है प्रजातांत्रिक। तो ये ऑप्शन ऐसे आते हैं, पहले सी फिर ए प्लस डी प्लस बी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड जिसको जूम कर लेते हैं, एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। तो इसमें पूछा है डियर स्टूडेंट कि अंडर विच अमेंडमेंट द वर्ड सिमिलर हैज बीन एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो मतलब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है आपका समाजवादी है वो संविधान किस प्रस्तावना के द्वारा जोड़ा गया। तो 42 अमेंडमेंट या 44 अमेंडमेंट या 46 या 74वां संविधान संशोधन द्वारा। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है डियर स्टूडेंट 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो 6 आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा विच काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू क्रिएट ए न्यू स्टेट, मतलब एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, मतलब ऑर्डिनरी, साधारण या 2/3 2/3 या 3/4 3/3 या 2/3 एवं आधे राज्यों के अनुसमर्थन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। सो डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑर्डिनरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 6 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो 7 आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी इसी टाइप के देखें, इसमें से आपको मतलब बताना कौन सा करेक्ट है। तो उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकता को प्राप्त हैं परंतु गैर कानूनिक को नहीं। Select the fundamental rights which are enjoyed by Indian citizen but not by non-citizen। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून की समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। व्हाट इज द आंसर। तो डिरेक्शन इज सिंपल सी है इसमें। तो फर्स्ट है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। एंड आप थर्ड अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो इसमें जो आपका जो है वो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस एंड राइट टू मेजॉरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 6 का। एंड हाँ, अगर आपको उसकी डिटेल्स में और भी आपको वीडियोस चाहिए आपको पॉलिटी के, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड आपको प्लेलिस्ट भी जाके हमारे नीचे मिल जाएगी। आप उसके भी मतलब जो पॉलिटी के टॉप 25 जो लास्ट टाइम आपके जो मैंने बताए थे वो आपके 25 में से आपके 6 क्वेश्चन फंसे थे। अगर उसकी भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख किया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड हाँ, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें थोड़ा सा, अगर आपको पसंद आ रही हो या मतलब थोड़ा सा आपको यूजफुल लग रही हो तो हमारे इस चैनल को लाइक जरूर कर दें। इससे होता है क्या है कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम मतलब अपनी क्लास या अपलोड करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर, उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी टाइम टू टाइम, जैसे कि आपका जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन वो अच्छे से मतलब बेहतर हो सके। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है एज पर द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग ऑन private buildings in fundamental rights of every citizen, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 19 का फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अनुच्छेद 14 या इसमें से मतलब संविधान अनुच्छेद कौन सा है जिसमें राष्ट्रीय मतलब भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराने का तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार जो प्राप्त है वो किस मतलब आपके आर्टिकल्स के थ्रू प्राप्त है। तो डिस्कशन जो आपके आर्टिकल्स के थ्रू प्राप्त है वो है आर्टिकल 19 के फर्स्ट मतलब संविधान अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो गाइस 9 के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। एंड 9 में पूछा है कि When was the right to education added by amending the Indian Constitution? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया।
1 अप्रैल 2010 या 1 अगस्त 2010 या 1 दिसंबर 2010 या 1 अक्टूबर 2010। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9। सो गाइज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो आपका जो शिक्षा का अधिकार है वो भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ये बेसिकली ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव यूपीएससी सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है, तो इसको बिल्कुल भी मतलब स्किप ना करें। सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो बेसिकली मैंने छांट के बनाए हैं, खुद से बनाए हैं। एंड बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो गाइज हाँ 10 के बारे में, निम्न में कौन सा एक मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स इज आल्सो फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क या राइट टू हाउस? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है कि सूचना का अधिकार तो है ही है, लेकिन इसमें ये मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है इसमें से। इसमें एक और है, आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखना है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 को देखूंगा, आपने सही बताया, इसका जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर हम 11 के बारे में, सो गाइज क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, उसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन इन पार्ट 4 इन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक होगी हो टाइपिंग में, उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि हमको से भी गलती होती है टाइपिंग करने में, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो मतलब बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये नहीं है कि आप ये लिया बना दे, इसमें काफ़ी टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को, जिससे कि हम और भी मतलब मोटिवेट हों आपके लिए, और भी अच्छी अच्छी मतलब एजुकेशन वीडियो लाते हैं टाइम टू टाइम। सो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क या यूनिफॉर्म सिविल कोड या छोटे परिवार का मानदंड? इसमें आपको राइट ऑप्शन बताना क्वेश्चन नंबर 11 का। तो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 है। बेसिकली क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा शायद। हाँ ये रहा। इसमें तो बताना प्राथमिक स्तर पर, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड तीनों राइट हैं। इसमें जो आपके जो है पहले के तीनों ये जो हैं आपके ये ऑप्शन तीनों ही राइट है। समानता के अर्थ के समान वेतन, समान नागरिकता संहिता, छोटे परिवार को मानदंड। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे अब हम। तो इसमें पूछा इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज बीन फंडामेंटल ड्यूटी बीन एडेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जो आपको जो मौलिक कर्तव्यों का है, संविधान मौलिक कर्तव्यों किस संविधान जोड़ा है? तो 32वें संविधान संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन या 15वें में या 46वें संविधान संशोधन? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12? सो राइट आंसर 42वां, मतलब 42वां ये तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके अगर तुम किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो ये क्वेश्चन आपका 42 अमेंडमेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं 100%। तो ये तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अलग आपसे लिख लोगे ना, ये भी मतलब बहुत आ सकता है इस बार। मैं इस बात की गारंटी नहीं, लेकिन हाँ आ सकता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो इसमें पूछा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एक्सप्रेशन एज ओ पावर, मतलब भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या मंत्रियों के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा? तो ये वेरी वेरी सिंपल है, क्योंकि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपने जो उनको पावर्स मिली हैं, मतलब शक्तियाँ मिली हैं, उनका यूज करते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है इफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट देन हु होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मतलब यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता? अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों जो वो पद हैं मतलब एब्सेंट मतलब खाली हों, तो भारत के राष्ट्रपति पर कौन बैठेगा? तो ये तो वेरी, इसमें क्या देखा है, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या नॉन। तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। तो उसमें कौन बैठेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर
14। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो ये इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। श्रीमती प्रतिभा पटेल को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो वो कौन से कितने थे आपके? ये थे आपके 12वें। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 16 आल्सो इम्पोर्टेंट। आफ्टर विच एक्शन ए विल विच इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट, मतलब एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, या जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, या जब प्रधानमंत्री इस हस्ताक्षर कर देता है, या जब यह सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का जो राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, वो है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। व्हेन द प्रेसिडेंट गिवन द कंसेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 17 के बारे में। सो 17 इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ श्री मोहम्मद अहमद अंसारी एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो उपराष्ट्रपति का जो क्रमांक है श्रीमती मोहम्मद हामिद अंसारी का, वो कौन सा है भारत में? तो इसमें दे रखे हैं 10वां, 12वां, 11वां, 13वां। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17। सो राइट आंसर 11वां इज द राइट ऑप्शन। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 आल्सो इम्पोर्टेंट। तो हु इज द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान कौन होता है? होम मिनिस्टर में गृह मंत्री, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रपति नहीं 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 नहीं, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है। ये आपको दोनों में से एक करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो गाइज थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल्स में पढ़ना होगा आपको। तो इसमें पूछा विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्पाइट नॉट बीइंग ए मेंबर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, मतलब भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है? वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी मतलब, एंड या इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर कोई इसके ऑप्शन पे जाएंगे। तो इसमें पूछा ए पर्सन में टेकन पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज ए नॉन मेंबर, मतलब एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, या अटॉर्नी जनरल, या चीफ इलेक्शन कमीशनर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका चीफ जस्टिस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नहीं 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 नहीं, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 महान्यायवादी। एंड अब बात करते हैं 21 के बारे में। सो गाइस 21 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मतलब आप हल्के में ना लें। द सीट ऑफ द पीएम एमपी कैन बी डिक्लेयर्ड absent if he remains absent from the house for a constitution period, मतलब एक एमपी की सीट को रिक्त मतलब खाली किया जा सकता है यदि वह सदन के लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो 6 माह के लिए, 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, 1 वर्ष के, कितने वर्ष तक मतलब कितने मतलब टाइम पीरियड के लिए उसको मतलब रिक्त मतलब खाली छोड़ा जा सकता है। तो वो छोड़ा जा सकता है आपका ओनली 2 मंथ्स मतलब 2 माह के लिए। एंड बात करते हैं 22 के लिए। 22 आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइज अब बात करते हैं 22 में। इसमें पूछा है कि राज्यसभा कंस्टिट्यूट मतलब एक राज्यसभा में होते हैं क्या होते हैं 280 सदस्य, एंड जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्र द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। नहीं, 275 सदस्य जिसमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। हाँ नहीं, ये भी नहीं है। 250 सदस्य जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया। हाँ, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो 23 में पूछा है हमारे संविधान अनुसार राज्यसभा का मतलब बनना क्या है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, समाप्त होने की विषय नहीं।
तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाप्त होने की कोई टाइम पीरियड नहीं है। एंड बात करते हैं 24 के बारे में। सो गाइस 24 आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा है। क्या द चेयरमैन ऑफ विच असेंबली इज नॉट इट्स मेंबर, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा, लोकसभा, असेंबली मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर राज्यसभा। एंड अब बात करते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का। इसमें पूछा है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन होता है? हु वॉज द एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयोग में से कोई नहीं। तो राइट आंसर वाइस प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। एंड हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको इसमें मतलब टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6398304022 पर मैसेज करके ले सकते हैं। लेकिन उसको पूछे एक कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एक कमेंट करनी होगी, लाइक करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना, तो आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाके हमारे व्हाट्सएप के थ्रू इसकी टॉप 25 पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप DU LLB एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें 2024-2025 के लिए, तो आपके लास्ट ईयर के 20 ईयर्स के अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, या उसमें मतलब एक ई बुक है हमारी, बेसिकली मैंने एक ई बुक मतलब क्रिएट की है जिसमें आपके लास्ट 20 ईयर के आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं एंड 10 प्रैक्टिस सेट है। उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर उसको आप मतलब बाय करना चाहते हैं तो वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखी है, 99 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है। एंड ऐसे आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम की भी है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या करता है कि जब भी अपना मतलब लॉ एंट्रेंस एग्जाम कराता है, तो जो अपना जो एग्जाम कराता है तो वो स्टूडेंट को नहीं देता, वो वहीं पर रख लेता है। एंड वो मेरे पे हैं, अगर आपको चाहिए मतलब दोनों में किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बुक चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका कुछ अमाउंट है वो आपको पे करना होगा, जैसे कि DU LLB 99 रुपीज़ है एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी आपको बता दी जाएगी। लेना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपके आई थिंक मोस्ट मतलब जो टॉप टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उसमें ग्रुप में एडिट हैं। और जैसे कि आपकी नोटिफिकेशन आती है एग्जाम के थ्रू, लॉ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो वो सारी उसमें आपकी बातचीत होती जाती है एंड इंपॉर्टेंट्स उसमें नोट्स भी सेंड किए जाते हैं एंड उसमें कुछ क्विज भी आपको सेंड कर दिए जाते हैं। तो अगर उस ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी जुड़ सकते हैं, नहीं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू लिंक लेके उसमें जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में वो भी कमेंट बॉक्स में दें। एंड हाँ, जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।